दिस इज द एक्चुअली सेकंड पार्ट ऑफ कंजंक्शन। इसमें भी वैरायटी होती है कंजंक्शन की, जो अलग अलग तरीके से कंजंक्शन अलग अलग रोल निभाते हैं। कोई टाइम भी हो सकता है, कुछ कंजंक्शन की छूट गई हो, या कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो समझ लो भैया। एग्जाम एज सुन एज ही विल कम, गलत। एज सुन एज ही कम्स, जैसे ही वो आएगा। अभी आया थोड़ी ना, ये तो कंडीशन वहाँ से मिला, उन्होंने उनको क्या किया, गले से लगा लिया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। Hey once again welcome you to my YouTube channel RDK English। I hope you all are actually doing well। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस इज द एक्चुअली सेकंड पार्ट ऑफ कंजंक्शन। और आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो 7 फैन बॉयज से हम लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, वो एक ट्रिक थी जिसके माध्यम से हम ओ बेटा ठीक है ना। आज हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके साथ थे जो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने वो पहला वीडियो देख लिया होगा। आज हम लोग बात करेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की। किसकी बात करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करने वाले दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहें, इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। बहुत सारे कंजंक्शन है, उनका यूज़ स्पोकन के नज़रिए से साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट, पापा कंजंक्शन पढ़ा है पापा, सनी देओल पापा कंजंक्शन पढ़ना है पापा, सनी कंजंक्शन पढ़ ले बेटा, बॉबी को बुला कंजंक्शन यूज करेगा बॉबी। आज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करने वाले, वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले इसमें भी वैरायटी होती है कंजंक्शन की, जो अलग अलग तरीके से कंजंक्शन अलग अलग रोल निभाते हैं। कोई टाइम को एक्सप्रेस करता है, तो कोई कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, तो कोई एक प्रकार से कंसेशन वही कॉन्ट्रास्ट होता है। उसके बाद में कोई मैनर दिखाता है, कोई टाइम को दिखाता है। राइट, तो अलग अलग होते हैं। कोई टाइम दिखाने वाले होंगे, कॉज दिखाने वाले होंगे, कंडीशन दिखाने वाले होंगे। कंसेशन वही होता है आपका कॉन्ट्रास्ट, मैनर दिखाने वाले हैं, और दूसरे कंजंक्शन भी होते हैं। राइट, तो इतने कंजंक्शन की वैरायटी मिलेगी आपको भैया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में। ठीक है ना, तो वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहे आपके पास वो सारे कंजंक्शन और उनके हिंदी। आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो, आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और लिख सकते हो। राइट, चलिए आपने आई होप लिख लिया होगा पॉज करके। अब मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट, समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आफ्टर की बात कर लेते हैं। तो आफ्टर जो कंजंक्शन भैया, आफ्टर जो कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है के बाद। राइट, एज होता है जब, एज का मतलब जैसे भी होता है, यहाँ पर इसका मतलब जैसे भी होता है। ठीक है ना, एज सुन एज जैसे ही, बिफोर से पहले, सिंस का मतलब होता है से, अंटिल मतलब तक, जब तक भी होता है इसका जब तक नहीं, जब तक नहीं, ये भी मतलब होता है इसका। ये तो प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हो जाएगा, और जब तक नहीं कंजंक्शन के तौर पे। राइट, व्हेन जब, व्हेनेवर जब कभी भी, व्हाइल जब। राइट, ये व्हाइल का दूसरा मतलब होता है करते करते। इसका मतलब क्या हो जाएगा, करते करते। वो अलग तरीके से यूज होता है, आगे वन बाय वन मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी यहाँ पर हिंदी हो सकता है कुछ कंजंक्शन की छूट गई हो, या कुछ कंजंक्शन की एक से ज़्यादा हिंदी मीनिंग हो। अगर आप हिंदी से इनको रटते हो, ठीक है ना, तो उस नज़रिए से अगर आप इसको देखोगे तो आपको कुछ कुछ अधूरा लगेगा। राइट, मैं आपको जब इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो इसकी एक्स्ट्रा हिंदी जो होती है, जो प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ होता है, कंजंक्शन के तौर पे यूज़ होता है, वो दोनों मैं आपको करा दूंगा। राइट, टेंशन मत लेना भैया। बिकॉज सभी जानते हैं, बचपन से यूज़ करते हैं, क्योंकि चूंकि परंतु, क्योंकि या चूंकि, ठीक है ना, परंतु नहीं है, वो बट पे चला जाएगा। सिंस का मतलब क्योंकि, सिंस का मतलब से भी होता है, जब प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ होगा। एज क्योंकि, अभी हम कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। एज का मतलब क्योंकि भी होता है, एज लॉन्ग एज जब तक, ठीक है ना, इन ऑर्डर डेट ताकि, सो डेट ताकि, और अनलेस जब तक। चलो ये तो आप लिख लेना इनको, इनका हिंदी बताने में तो काफ़ी समय चला जाएगा। इफ़ का मतलब अगर, अनलेस का मतलब यदि नहीं, जब तक नहीं, प्रोवाइडेड डेट शर्त यह है कि, ठीक है ना, सपोजिंग अगर, या इफ़ की जगह यूज़ होता है सपोजिंग, इन केस अगर, एज लॉन्ग एज जब तक, ये ऑलरेडी पीछे हो चुका है। कंडीशन दैट, इस कंडीशन पे कि, ऑल दो यद्यपि, दो हालांकि, यद्यपि, इवन दो, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इन दोनों से। ठीक है ना, एम्फसाइज करके बोलते हैं हम लोग। डेस्पाइट प्रेपोजिशन भी होती है, कंजंक्शन की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ, जनरली इनको हम प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ करते हैं इन दोनों को, याद रखना।
इनमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोनों तरीके से यूज़ हो जाते हैं, राइट। तो मैं उनकी भी मैं चर्चा करूँगा। उसके बाद में हाउएवर, हालांकि अभी कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, नेवरदलेस, फिर भी, ठीक है, एज इफ, और ये कुछ होते हैं मैनर दिखाने वाले कंजंक्शन। किस तरीके से कोई काम आप करते हो, किस मैनर में करते हो, ये दिखाने वाले कंजंक्शन है आपके, राइट। एज, जैसे कि, कैसे चलते हो, जैसे आप चलते हो। एज इफ, मानो जैसे कि। एज दो, लाइक, लाइक प्रेपोजिशन भी होती है। जस्ट एज, इसमें ज़्यादातर शब्द कंजंक्शन है, लेकिन कुछ कुछ प्रेपोजिशन भी है और वो प्रेपोजिशन के तौर पे ही इस्तेमाल होते हैं। बताऊंगा कैसे। अदर कंजंक्शन देख लेते हैं जो यूज़ कर लेते हैं हम लोग। दैट का यूज़ कर लेते हैं की के लिए, अनलेस का यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट, इंस्टीड और इन एडिशन। ठीक है भैया, ये इनकी हिंदी हो गई। अब हिंदी से तो पता नहीं चलेगा, यूज़ नहीं कर पाओगे, तो इनको हम लोग बन समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। आई विल मेक यू इनकलकेट ईच इन एवरी कंजंक्शन इन योर माइंड, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम दिखाने वाले कंजंक्शन की। देखो मैंने यहाँ पर टाइम लिखा है, वैसे मैं अगर टाइम नहीं भी लिखता तो डायरेक्ट मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन इनको कैटेगराइज कर दिया ताकि आपको पता चले वो कौन कौन से कंजंक्शन हैं जो टाइम को दिखाते हैं। कुछ प्रेपोजिशन भी होती है जो टाइम को दिखाती है। अब यहाँ पर देखो दोनों तरीके से किस तरीके से यूज़ होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आफ्टर। आफ्टर एक ऐसा शब्द होता है दोस्तों जो दोनों तरीके से काम करता है, प्रेपोजिशन के तौर पर काम करता है। आई विल कम आफ्टर यू। देखो अगर ऐसा सेंटेंस है, आई विल कम आफ्टर यू, आई विल कम आफ्टर यू, तो ये प्रेपोजिशन हो जाएगी, ठीक है ना, ये प्रेपोजिशन हो जाएगी। आफ्टर ईटिंग फूड, आई विल गो देयर। आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर ईटिंग फूड, ये प्रेपोजिशन के तौर पर जाएगी। आई विल गो देयर आफ्टर ईटिंग फूड, ठीक है ना। तो ये आफ्टर ईटिंग फूड याद रखना, अगर ये प्रेपोजिशन है तो अपने बाद में नाउन या क्या लेगी, प्रोनाउन लेगी, तो इसको हम लोग प्रेपोजिशन बोलेंगे। लेकिन अगर आफ्टर का यूज़ आप कंजंक्शन के तौर पे करोगे तो एक सेंटेंस लेके आएगा पूरा। कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ना, दो समान चीज़ों को जोड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आफ्टर कंजंक्शन के तौर पे यूज़ होगा तो दो अलग अलग सेंटेंस होगा। देखो एक सेंटेंस ये है और एक ये है, ही विल कम, वह आएगा, आफ्टर यू लीव फ्रॉम हियर, जब तुम यहाँ से निकल जाओगे, तुम्हारे यहाँ से निकलने के बाद वह आएगा, तो इसका मतलब के बाद, ठीक है ना, तुम्हारे यहाँ से निकलने के बाद वह आएगा। तो एक सेंटेंस तो क्या है, वह आएगा और तुम्हारे यहाँ से निकलने के बाद। तो देखो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ता तब कंजंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन से पहले आके, और मतलब नाउन प्रोनाउन पे सेंटेंस खत्म हो रहा उससे पहले आ रहा तो प्रेपोजिशन होगा। आई विल स्टडी आफ्टर फिनिश माई डिनर, मैं पढ़ाई करूंगा मेरा डिनर खत्म करने के बाद में। ये देखो वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। क्या सर यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं है बेटा, यही तो काम खत्म करने वाला है, यही पढ़ाई करेगा और यही डिनर खत्म करेगा। तो डिनर खत्म करने के बाद में पढ़ाई करेगा भाई साहब, ठीक है ना। तुम्हारे जाने के बाद में आऊँगा, आई विल कम आफ्टर यू लीव, ठीक है ना। मैंने कहा तुम्हारे जाने के बाद मैंने पिक्चर देखी, आई वॉच्ड मूवी आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद। आई वॉच्ड मूवी आफ्टर यू हैड गॉन, पहला काम क्या हुआ तुम्हारे जाने का, दूसरा क्या हुआ, हाँ जी। आफ्टर को एक और याद रखना, मैं आपको बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो कॉमन सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, दे मेट अस, वे हमसे मिले, आफ्टर फिनिश्ड द वर्क, ये दे यहाँ पर यही हो जाएगा, यही मिले और इन्होंने ही काम खत्म किया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है। तो एक तो ये कॉमन सेंटेंस हो गए, ठीक है ना। आई विल कॉल यू आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम देयर, जब तुम वहाँ से आ जाओगे मैं तुम्हें कॉल करूँगा, राइट। सी वेंट टू मार्केट आफ्टर मेट मी, मेरे से मिलने के बाद वो मार्केट गई, राइट। आफ्टर टेकिंग क्लासेस, ये तो प्रेपोजिशन हो जाएगी क्योंकि क्लास लेने के बाद आई विल गो देयर। आफ्टर टेकिंग क्लासेस आई विल टॉक टू यू, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। प्रेपोजिशन में क्या होगा, एक सेंटेंस नहीं आएगा पूरा, हाँ, एक नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब आफ्टर का ऑब्जेक्ट कौन रहेगा, कोई नाउन या प्रोनाउन। अब देखो इसको एक्चुअल में सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो समझ लो भैया। एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कंजंक्शन के तौर पे वो समझ लिए, तो कॉमन सेंटेंस हो गए। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में ऐसा रहेगा, आपको लगाना सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर लगाना है आफ्टर, फिर ये लगाना सब्जेक्ट, हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है। बिफोर जो होता है वो होता है पहले और आफ्टर होता है बाद में। तो यहाँ पर याद रखना, आफ्टर से पहले कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, और आफ्टर के बाद में कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें ये होता है, इन दोनों में से जो काम पहले होगा उसको आफ्टर के बाद में रखा जाएगा, और जो काम बाद में होगा उसको आफ्टर से पहले रखा जाता है। लेकिन बिफोर के केस में एकदम उल्टा है,
बिफोर के केस में एकदम उल्टा है, जो काम पहले होगा उसको बिफोर से पहले रखा जाएगा, ठीक है ना, और जो बाद में होगा उसको बिफोर के बाद में रखा जाएगा। जैसे मैंने बोला मेरे घर जाने के बाद मेरी वाइफ ने खाना पकाया, मेरे घर जाने के बाद मेरी वाइफ ने खाना पकाया, तो पहला काम कौन सा हुआ भैया, मैं घर पहुंचा, उसके बाद में दूसरा काम कौन सा हुआ, खाना पकाने का, तो दूसरा काम को यहाँ रखोगे आप, माई वाइफ कुकड फूड आफ्टर आई हैड गॉन टू होम, मेरे घर पहुंचने के बाद वाइफ ने खाना बनाया। डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पेशेंट मरा, तो डॉक्टर पहले पहुंचा, उसके बाद में पेशेंट की जान गई, तो पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड रीच्ड, ठीक है ना। पुलिस के पकड़ने के बाद चोर ने सच उगला, तो पहला काम क्या किया, चोर को पकड़ा, दूसरा काम क्या हुआ, वो चोर ने सच उगला, तो जो दूसरा काम उसको इधर रखोगे आप। द थीप टोल्ड एवरीथिंग, द थीप टोल्ड द ट्रुथ आफ्टर द पुलिस हैड अरेस्टेड हिम, उसके पकड़ने के बाद बताया, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही जबरदस्त आपका कंजंक्शन जब, एज का यूज़ जब के तौर पे भी होता है और जैसे के तौर पे भी होता है, जैसे के तौर पे भी हम लोग कंजंक्शन के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, प्रेपोजिशन के तौर पे भी यूज़ हो जाता है जैसे के रूप में। कैसे, पहले देख लेते हैं। एज आई फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू होम, जब मैंने अपना काम खत्म किया, या जैसे ही मैंने अपना काम खत्म किया मैं कहाँ चला गया, घर चला गया, राइट। तो ये यहाँ पर ये एज क्या है भैया, कंजंक्शन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको बीच में रखता हूँ तो साफ साफ नजर आएगा भाई एक सेंटेंस ही है और एक सेंटेंस ही है, दोनों को जोड़ने के लिए आया। एज आई फिनिश्ड माई वर्क, जैसे ही मैंने अपना काम को खत्म किया मैं कहाँ चला गया, खेलने के लिए चला गया, राइट। इसका मतलब जब भी हो सकता है और जैसे भी हो सकता है, राइट। सी वॉज टायर्ड, ये सारे कंजंक्शन टाइम को डिनोट कर रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं भैया, टाइम को डिनोट कर रहे हैं। सी वॉज टायर्ड, वो थक गई थी, ठीक है ना। एज यहाँ पर एज को लगा दो, सी वॉज टायर्ड एज सी वेंट टू बेड, ठीक है ना, वो थक गई थी, जैसे ही वो थकी वो बेड पे चली गई। ये यहाँ पर मैं एज को लगाऊं तो बेहतर रहेगा, पता टाइम के केस में अगर ये एज शुरू में आएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, टाइम के केस में अगर ये एज शुरू में आएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसे, एज सी टायर्ड, जैसे ही वो थकी, सी वेंट टू बेड, वो कहाँ चली गई, बेड पे चली गई। तो ऐसे केस में एस को सामने रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ग्रामेटिकली, बीच में मत रखना, क्योंकि बीच में रखोगे तो थोड़ा सा मीनिंग उसका क्या हो जाएगा, आप उसको ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे, या यूँ कहें कि उसका मीनिंग ठीक तरीके से ग्रामेटिकली नहीं निकलेगा, तो उसको आप शुरू में रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कंजंक्शन उसके केस में, टाइम के केस में। एज सी सिंग्स, जैसे ही वह या जब वह गाएगी या जब वह गाती है, द रूम फिल्स विद जॉय, रूम किससे भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। तो जब वह गाती है तब ये होता है, तो ये टाइम है, कोई टाइम पे गाती होगी वो, ठीक है ना। एज आई वॉज वॉकिंग, जब मैं चल रहा था, आई सो अ ब्यूटिफुल व्यू, मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्या देखा, सुंदर सा व्यू देखा। एज सी स्पोक, जैसे उसने कहा, हर वॉइस फिल्ड द रूम, उसकी वॉइस ने क्या कर दिया, उसकी वॉइस जो है पूरे रूम में क्या लगी भैया, गूंजने लगी, राइट। जैसे ही जब उसने बोला उसकी वॉइस पूरे रूम में गूंजने लगी या भर गई, उसकी वॉइस से वो रूम क्या भर गया, हो गया, भर गया। अब वॉइस से रूम कैसे भर सकता है, तो सीधा सा मतलब ये है कि गूंजने लगी आवाज़, राइट। एज द वेदर चेंज, जैसे ही या जब मौसम चेंज हुआ, द क्रॉप्स ग्रीव, फसल क्या हो गई, उगना शुरू हो गई, राइट। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, एज प्रेपोजिशन के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। कैसे, मैंने बोला आई एम एज यू, आई एम एज यू, मैं आपके जैसा हूँ। ही फॉट, वो लड़ा। एज अ लॉयन, एक शेर की तरह लड़ा। के जैसे लड़ा, के जैसे लड़ा, जब किसी के जैसा तुलना करना हो, आपने सिमली फिगर ऑफ स्पीच सुना होगा, सिमली है ना, मेटाफोर, सिमली, तो सिमली में एज और लाइक से हम लोग तुलना करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या हो रही, तुलना तो हो रही, लेकिन प्रेपोजिशन के तौर पे, प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ कर रहे हो आप इसको, राइट। अब दूसरी तरीके से कंजंक्शन के तौर पे ऐसा भी लगा सकते हो, कैसे आप लिखते हैं, जैसा आप लिखते हैं। हाउ डू यू राइट, एज यू राइट। हाउ डू यू राइट, एज यू राइट। आई राइट, मैं लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। एज यू राइट, जैसा आप लिखते हो, ये कंजंक्शन हो गया। आप कैसे बोलते हो यार, जैसा सर आप बोलते हो। हाउ डू यू स्पीक, एज यू स्पीक। आई स्पीक एज यू स्पीक, मैं बोलता हूँ जैसा आप बोलते हो। आई राइट एज यू राइट। आई डिड एज यू सेड, मैंने किया जैसा आपने कहा, तो ये कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। आई डिड, मैंने किया। आई डिड एज यू सेड। टू डू, मैंने किया जैसा आपने कहा, ठीक है ना। आई टॉट एज यू सेड, एज यू सेड टू मी
टू टीच, जैसा तुमने मुझे पढ़ाने को कहा, मैंने पढ़ाया जैसा आपने मुझे पढ़ाने को कहा। आई डिड एज यू, सॉरी आई रोट एज यू सेड, मैंने लिखा जैसा आपने कहा। आई स्पोक एज यू सेड, मैंने बोला जैसा आपने कहा। तो इस तरीके से कंजंक्शन के तौर पे यूज हो जाता है, राइट। अब बात कर लेते हैं एज सुन एज की। एज सुन एज टाइम को दिखाता है, लेकिन जब ये टाइम को दिखाता है एक प्रकार से दोस्तों याद रखना, ये दिखाता है कंडीशन को। किसको दिखाता है? कंडीशन। एज सुन एज में आप क्या दिखाते हो? कंडीशन को दिखाते हो। कंडीशन कैसे? कि जब वह आएगा तो मैं उससे मिलूंगा, या सॉरी जैसे ही वो आएगा तो मैं उससे मिलूंगा। अभी आया क्या? वो नहीं आया, तो ये कंडीशन है कि जैसे ही वो आएगा मैं उससे मिलूंगा। तो एज सुन एज याद रखना, इसके दो तरीके से सेंटेंस बनते हैं, एक तो प्रेजेंट में बनता है, दूसरा कहाँ बनता है भैया? आपका पास्ट में बनता है। तो जब प्रेजेंट में बनता है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस, ये प्रेजेंट का सेंटेंस, ये प्रेजेंट का सेंटेंस, सॉरी ये पास्ट का होगा, मैंने अलग लिख दिया। पहले हम लोग प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। तो ये जो दो सेंटेंस ऊपर लिखे हैं ये प्रेजेंट टेंस के लिखे हैं। तो याद रखना, तो जब आप एज सुन एज से सेंटेंस बनाओ और प्रेजेंट टेंस में आप बना रहे हो, तो याद रखना एज सुन एज किसको डिनोट करेगा? टाइम को डिनोट करेगा। और जब ये टाइम को दिखाएगा तो याद रखना एज सुन एज के बाद में कभी भी क्या नहीं आएगा? विल नहीं आएगा। और ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एज सुन एज ही विल कम, गलत। एज सुन एज ही कम्स, जैसे ही वो आएगा। अभी आया थोड़ी ना, ये तो कंडीशन है ना, कंडीशन है। वो आएगा बाद में आएगा, लेकिन अभी नहीं आया ना। जैसे ही वो आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। एज सुन एज ही कम्स आई विल इन्फॉर्म यू। सेकंड सेंटेंस फ्यूचर में बनाओ, रिजल्ट तो फ्यूचर में ही रहेगा, लेकिन कंडीशन कहाँ है भैया? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कंडीशन है, लेकिन उसका सेंस कहाँ जा रहा है? फ्यूचर में। क्योंकि प्रेजेंट में कंडीशन है, लेकिन कंडीशन प्रेजेंट में, लेकिन सेंटेंस बनेगा मतलब सेंस कहाँ जाएगा? फ्यूचर में जाएगा। क्योंकि जो भी काम होने वाला रहेगा वो कहाँ होगा? फ्यूचर में होगा। वो आएगा कब? फ्यूचर में आएगा। उसका रिजल्ट भी कब निकलेगा? फ्यूचर में निकलेगा। तो पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में बनेगा, दूसरा आपका फ्यूचर में जाएगा। जैसे इफ से वो बनाते हो ना, अनलेस से अनटिल से बनाते हो, ये सारे कंडीशन ही तो बताते हैं। तो वैसे एज सुन एज भी उनमें से एक कंजंक्शन है, और इससे भी एग्जाम में एरर आती है। एग्जाम में एरर क्या पूछते हैं? यहाँ पर आपको विल लगा के दे देंगे। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में एज सुन एज के बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा उसमें विल नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन दिखाता है। और कंडीशन आप प्रेजेंट में ऐसी कंडीशन बताते हो कि कोई काम फ्यूचर में ऐसा होगा। एज सुन एज ही कम्स, जैसे ही वो आएगा आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित कर दूंगा। एज सुन एज ही फिनिशेस हिज वर्क, जैसे ही वो काम को खत्म करेगा, वी विल कॉल हिम, हम उससे बात करेंगे। उसने काम खत्म किया क्या? नहीं किया। हमने उसे कॉल किया क्या? नहीं किया। लेकिन ये काम होगा तभी तो ये होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो जैसे ही तुम उसे मिलोगे वह तुम्हें एक थप्पड़ लगाएगा। एज सुन एज यू मीट हिम ही विल स्लैप यू, जैसे तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। एज सुन एज यू कम हियर, अभी तुम आए नहीं, मैं तो कंडीशन बता रहा हूँ। जैसे ही तुम आओगे, एज सुन एज यू कम हियर आई विल कैच यू, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वैसे तुम लिख लेना। एज सुन एज आई टीच यू, यू जस्ट नोट डाउन, या यू जस्ट जॉट डाउन फटाफट लिखना होता है, राइट। जैसे ही मैं वहाँ जाऊँगा मैं उसे वहाँ बुला लूँगा। एज सुन एज आई गो देयर, विल गो देयर नहीं आएगा। एज सुन एज आई गो देयर आई विल कॉल यू देयर, राइट। जैसे ही मैं उससे मिलूंगा मैं उसे सच बता दूंगा। एज सुन एज आई मीट हिम आई विल टेल हिम द ट्रूथ। क्लियर? अब देखो, इसी को अगर आप पास्ट में करोगे तो पास्ट में तो जैसा पास्ट की आइडेंटिटी होती है वैसी ही सेंटेंस बनेंगे। इसमें यहाँ पर कोई रिजल्ट जैसा कुछ नज़र नहीं आएगा आपको, राइट। और रिजल्ट पास्ट में हम लोग प्रेजेंट में ही बताते हैं। पास्ट में कैसे? जैसे ही वो आया, अब वैसे तो पास्ट की पहचान ही यही होती है, कर्ता ने किसी काम को किया, जैसे ही वो आया बारिश होना शुरू हो गई। अब मतलब ये तो भाई यहाँ पर कंडीशन नहीं है, यहाँ तो जो हुआ वही बता रहा है। भाई दरवाज़ा खोला और जैसे ही आया और बाहर क्या हो रही? बारिश होना शुरू हो गई। तो ये तो रिजल्ट भी दिख रहा है आपको, और मतलब कंडीशन भी आपको पता है, रिजल्ट भी पता है, ठीक है ना। जैसे ही वो आया और बारिश होना शुरू हो गई, तो इधर कोई कंडीशन रिजल्ट वाला काम नहीं है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि कंडीशन भी पता है, रिजल्ट भी पता है। यहाँ तो जैसा होगा वैसे ही आप बताओगे, जैसा होगा वैसा ही आप बताओगे। जैसे मैंने कहा एज सुन एज का मतलब जैसे ही वो बाहर आएगा बारिश होना शुरू हो जाएगी। एज सुन एज ही केम आउट ऑफ द हाउस इट स्टार्टेड रेन, या जैसे ही वो घर से बाहर आया बारिश होना शुरू हो गई। तो ये तो सही है, सामने वाला जो भी स्पीकर बोल रहा है उसने ये देखा होते हुए। एज सुन एज आई सॉ हिम, जैसे ही मैंने उसे देखा, आई कॉल्ड हिज नेम, मैंने उसका नाम पुकारा। जैसे ही मैंने तुमसे मिला मैंने तुम्हें सच बताया। एज सुन एज आई मेट यू आई टोल्ड यू द ट्रूथ, जैसे ही मैं तुम्हारे घर आया तुम निकल गए। एज सुन एज आई केम टू योर हाउस यू लेफ्ट, ठीक है ना। जैसे ही मैंने पढ़ाया तुमने सीख लिया। एज सुन एज आई टॉट यू लर्नड,
तो याद रखना इन दोनों के बीच में एक कॉमा लगा के देंगे यहाँ से, ये देखो कॉमा देख रहे हो आप, ये वाला कॉमा याद रखना। एज सुन एज के बाद में कोई बीच में कंजंक्शन नहीं आता, रिटर्न में याद रखना। बोलचाल में तो आप कुछ भी बोल के निकल जाओगे, कोई गलती पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन रिटर्न में एज सुन एज के साथ कॉमा की जगह कोई भी कंजंक्शन देन वेन अगर आपको लगा के दे तो उसको ड्रॉप करना है, वही गलती है। अगर यहाँ पर आपको वैन लगा के दे, देन लगा के दे, ठीक है ना, या कोई भी दूसरा कंजंक्शन लगा के दे तो उसको ड्रॉप करना, क्योंकि एज सुन एज में कोई भी कंजंक्शन कॉमा की जगह नहीं आता। हाँ, नो सूनर में आप वैन का प्रयोग करते हो, वहाँ पर भी गलती आती है, वहाँ देन लगा के देते हैं, ठीक है। ही एम्ब्रेस्ड हिम एज सुन एज कृष्णा मेट सुदामा। तो कृष्णा जैसे ही सुदामा से मिला उन्होंने उनको क्या किया, गले से लगा लिया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी भैया कंजंक्शन है सिंस। सिंस का यूज़ दो तरीके से होता है, प्रेपोजिशन के तौर पे भी कर सकते हो और कंजंक्शन के तौर पे भी कर सकते हो। ज़्यादातर इससे जो गलतियां बनती हैं कंजंक्शन के तौर पे वो बनती है दोस्तों, पहले परफेक्ट टेंस लिखा जाता है, बीच में सिंस लिखा जाता है और इधर लिखा जाता है सिंपल पास्ट। ये कंजंक्शन के तौर पे जो गलतियाँ ज़्यादातर मैंने देखी है बनती है। प्रेपोजिशन के तौर पे तो आपको पता है वो लास्ट वाले टेंस, सुबह से खा रहा हूँ, शाम से खा रहा हूँ, दोपहर से खा रहा हूँ, ठीक है ना, मंडे से खा रहा हूँ, ट्यूसडे से, फिक्स समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। एक तो वो हो गया। देखो एक सिंस का मतलब होता है चूंकि, ये कंजंक्शन के तौर पे, क्योंकि, चूंकि, क्योंकि या जब से। और से के लिए तो क्या हो जाएगा भैया, प्रेपोजिशन। क्या हो जाएगा मालिक, प्रेपोजिशन। बोलो मेरे साथ, क्या हो जाएगा, से के लिए प्रेपोजिशन। इधर क्या हो जाएगा सर, कंजंक्शन। सर यूज करके बताओ, देखो सेंटेंस, सिंस ही वॉज अनवेल, क्योंकि, चूंकि, क्योंकि, चूंकि, याद रखना जब भी आप क्योंकि या चूंकि के लिए सिंस का यूज करो तो इसको सेंटेंस की शुरुआत में करो, ग्रामेटिकली सही रहेगा। बीच में करोगे तो थोड़ा सा एम्बिग्विटी पैदा होगी, आप अस्पष्टता पैदा होगी, राइट। तो इसको याद रखना, हमेशा शुरू में रखते हैं। अगर आप इस तरीके से सेंटेंस बता रहे हो, कोई रीज़न बता रहे हो, क्या बता रहे हो, कोई कारण बता रहे हो कि किस कारण से कुछ हो गया, ये बता रहे हो, तब देखो सिंस ही वॉज अनवेल, क्योंकि वो बीमार था, ही डिड नॉट कम टू कोचिंग, क्योंकि वो बीमार था इसलिए कोचिंग नहीं आया। तो वो कोचिंग ना आने का कारण क्या था, क्योंकि वो बीमार था। क्योंकि या चूंकि, यहाँ पर आप एज का भी प्रयोग कर सकते हो, एज ही वॉज अनवेल, क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि एज का मतलब भी क्योंकि होता है। एज ही वॉज अनवेल ही डिड नॉट कम टू कोचिंग, ठीक है ना। तो एज का यूज भी कर सकते हो, बिकॉज तो होता ही है, ही डिड नॉट कम टू कोचिंग, बिकॉज। आप बिकॉज दो सेंटेंस के बीच में लगता है, लेकिन सिंस एस को कहाँ रखोगे भैया, शुरू में रख दोगे। सिंस ही वॉज अनवेल, क्योंकि वो बीमार था, ही डिड नॉट कम टू कोचिंग। सिंस ही वॉज नॉट गुड, क्योंकि वो अच्छा नहीं था, दैट्स वाई ही डिड नॉट, सॉरी, सिंस ही वॉज नॉट एक्चुअली गुड ही डिड नॉट कॉल यू, उसने तुम्हें कॉल नहीं किया। सिंस आई वॉज आउट ऑफ द टाउन, चूंकि मैं टाउन से बाहर था, आई डिड नॉट मेक अ वीडियो, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं टाउन से बाहर था मैंने वीडियो नहीं बनाया। सिंस ही गॉट अ लेट, क्योंकि या चूंकि वो लेट हो गया, ही डिड नॉट कम टू कोचिंग, इसलिए वो कोचिंग नहीं आया, क्योंकि वो लेट हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। आई हैव बीन, अब देखो यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पे कैसे यूज़ होगा, ये कंजंक्शन है भैया, यहाँ पर भी कंजंक्शन है, तो कई तरीके से कंजंक्शन के तौर पे कोई भी टेंस में यूज़ हो जाता है वो, राइट। अब यहाँ पर देखो एक परफेक्ट टेंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और बार बार आता है एग्जाम। आई हैव बीन, इधर लिखना आपको प्रेजेंट परफेक्ट, इधर क्या लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट, और इधर लिखना आपको सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहाँ रह रहा हूँ। सिंस आई मेट हिम, जब से मैं उसे मिला, जब से मैं उससे मिला, ये वाला मीनिंग, जब से मैं उससे मिला तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अब तब से के लिए कुछ मत लगाओ, हो गया, उसी में छिप गया मीनिंग उसका, राइट। जब से मैं उससे मिला मैं यहाँ रह रहा हूँ। सिंस आई हैव मेट हिम, आई डिड नॉट गो एनीवेयर। सिंस आई मेट हिम आई डिड नॉट गो एनीवेयर, ऐसा बना सकते हो। सिंस को इधर भी रख सकते हो, या आई हैव नॉट गॉन एनीवेयर सिंस आई मेट हिम, जब से मैं उससे मिला मैं कहीं नहीं गया, राइट। शी हैज़ नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट द सिटी, शी हैज़ नॉट सीन हिम, उसने उसे नहीं देखा, जब से उसने सिटी छोड़ी तब से उसने उसको नहीं देखा, राइट। जब से उसने शादी की तब से वो यहाँ नहीं है। ही हैज़ नॉट बीन हियर सिंस ही गॉट मैरिज, ठीक है ना। जब से उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया तब से वह हमसे नहीं मिलता। ही हैज़ नॉट बीन इन आवर कॉन्टेक्ट सिंस ही स्टार्टेड हिज
channel. He has not been in our contact since he started his YouTube channel. Right? जब से मैंने तुम्हें देखा तब से मैं पागल हूँ. I have gone mad. ऐसा बनाओगे देखो. I have gone mad. जब से मैंने तुम्हें देखा मैं पागल हो गया. I have gone mad since I saw you. I have gone mad since I saw you. तो इस तरीके से भैया ये सीन्स का यूज़ हम लोग परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट को जोड़ने के लिए, ये याद रखना कि पहला जो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, दूसरा कहाँ चला जाएगा, सिंपल पास्ट में. तो ऐसे में एक प्रकार से यहाँ पर सर अब मुझे बताओ, यहाँ तो जोड़ तो रहे हो आप, लेकिन यहाँ बताना क्या चाह रहा है सीन्स? बेटा यहाँ पर सीन्स बताना चाह रहा है ड्यूरेशन को, एक लंबी ड्यूरेशन की बात कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहा है यहाँ पर, कि जब से ऐसा हुआ तब से. जैसे मैंने कहा मैं खंडवा में 2008 में आया. I came in खंडवा in 2008 since I have been living here. तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ. मैं खंडवा में 2008 में आया और जब से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ. I came in खंडवा in 2008 since I have been living here. तो एक लंबी ड्यूरेशन को कनेक्ट करता है वो, तब से लेके अब तक. भैया 2008 से लेके अब तक ये दिखा रहा, कनेक्शन दिखा रहा. कब आए थे आप 2008 में, और तब से लेके अब तक, अभी मैं खड़ा हूँ तब तक. तो ये लंबी ड्यूरेशन को दिखाता है सिंस, ये जब ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है. तो इससे आप ये सेंटेंस में क्या कर रहे हो, एक लंबी ड्यूरेशन दिखा रहे हो, और यहाँ आप मिले थे और तब से लेके अब तक, मतलब अभी तक आप खड़े हो तब तक उसने आपने उसको नहीं देखा. अब देखो प्रेपोजिशन के तौर पे हम लोग सिंस का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं. आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005. 2005 से रह रहा हूँ, मतलब 2005 से लेके अब तक, 2005 से लेके अब तक, अभी क्या चला 2024 तक. तो 2005 से देखो रह रहा और ये आ गया 2024. तो सिंस का मतलब यहाँ पर होता है तब से लेके अब तक, ठीक है ना. मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग. मम्मी सुबह से खाना पका रही है, मतलब सुबह हुई मम्मी ने खाना पकाना शुरू किया, और अब मैं जब बोल रहा हूँ 10 बजे तब तक अभी भी पका ही रही है, तब से लेके अब तक. समझ आ रहा भैया? चलो आगे बढ़ते हैं. बिफोर का यूज़ हम लोग दो तरीके से करते हैं. प्रेपोजिशन के तौर पे भी करते हैं, कंजंक्शन के तौर पे भी करते हैं. प्रेपोजिशन के तौर पे कैसे, मैं तुमसे पहले आऊँ, आई विल कम बिफोर यू, ये प्रेपोजिशन. मैं तुमसे पहले उसे पीटूंगा, आई विल बीट हिम बिफोर यू, ठीक है ना. तुमसे पहले मैंने खाना खाया, आई एट फूड बिफोर यू, ठीक है ना. तो इस तरीके से पहले के लिए हम लोग प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कंजंक्शन के तौर पे. कंजंक्शन के तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल होगा, याद रखना. अगर कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो दो अलग अलग सेंटेंस रहेंगे. जैसे ही विल कम, वह आएगा बिफोर यू लीव, तुम्हारे निकलने से पहले आएगा. तो देखो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, अगर ये प्रेपोजिशन होगी तो सब्जेक्ट वर्ब को नहीं जोड़ेगी. ये कंजंक्शन है तभी सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब और एक सेंटेंस को जोड़ रहा है. ही विल कम बिफोर यू लीव फ्रॉम हियर, ठीक है ना. आगे देखो, शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया. बिफोर द बॉस आस्क्ड हर, बॉस से पूछने से पहले उसने अपना काम खत्म कर लिया. तो भैया यहाँ पर ये क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है ना. आई विल रिटर्न योर मनी बिफोर यू आस्क मी फॉर मनी, मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा इससे पहले कि तुम मुझसे पूछो, तुम्हारे पूछने से पहले मैं तुमको पैसे लौटा दूंगा, राइट. आई विल मेक अ वीडियो ऑन नाउन बिफोर स्टूडेंट विल हैव अ डिमांड ऑफ दैट वीडियो, बच्चों की उस वीडियो पे डिमांड होने से पहले मैं क्या कर लूँगा, उस पर वीडियो बना लूँगा, राइट. आई विल हेल्प यू बिफोर यू आस्क मी फॉर हेल्प, मैं आपकी मदद कर दूंगा तुम्हारे मदद मांगने से पहले, राइट. तो इस तरीके से हम लोग बिफोर का यूज़ कंजंक्शन के, एक तो ये हो गया बिफोर का यूज़. दूसरा इसका याद रखना जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कंजंक्शन के तौर पे, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. फिर यहाँ पे लगाओ बिफोर और फिर ये लगाओ वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट. वैसा कॉमन तौर पे कंजंक्शन के तौर पे कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप. तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, तुम्हारे आने से पहले मैं बैंक को लूट सकता हूँ, आई कैन रॉब द बैंक बिफोर यू कम हियर. तुम्हारे आने से पहले मैं बैंक को लूट सकता हूँ, आई कैन रॉब द बैंक बिफोर यू कम हियर. ये कंजंक्शन कहीं भी यूज़ हो जाएगा, लेकिन प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ होगा. याद रखना बिफोर के बाद में पूरा सेंटेंस नहीं दिया रहेगा, भाई इतना याद रखना और कुछ नहीं. एक कंजंक्शन के तौर पर भी है जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है. सब्जेक्ट लगाना, हेड लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, ऑब्जेक्ट. बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. ये पास्ट परफेक्ट और ये सिंपल पास्ट. सर ये क्या है बेटा, ये दिखाता है पहले काम कौन से हुआ. तुम्हारे आने से पहले मैं निकल गया, तुम्हारे आने से पहले मैं निकल गया. अब मुझे बताओ तुम्हारे आने से पहले मैं निकल गया, इसमें दोनों में से पहला काम कौन सा है, मेरा निकलने का है. तो आई हैड लेफ्ट बिफोर यू केम. देखो इसमें जो काम पहले होगा उसको यहाँ रखेंगे,
बिफोर के पहले, जो काम पहले होगा दोनों में। तुम्हारे आने से पहले मैं निकल गया, अभी तो तुम आए नहीं, मैं पहले ही निकल गया, तो मेरा निकलना पहले काम हुआ, उसके बाद में तुम्हारा आना हुआ। तो जो पहला काम होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और दूसरा जो काम होता है उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं। और आफ्टर में एकदम उल्टा होता है ना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। आई हैड गॉन बिफोर यू केम, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी मम्मी ने खाना पका लिया था। अब मेरी मम्मी ने खाना पका लिया था पहले काम है, और फिर मैं पहुंचा, ये दूसरा काम है। माई मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम, तुम्हारे बुलाने से पहले मैं आ गया था, तो आई हैड कम, तुम्हारे बुलाने से पहले मैं आ गया था, तो आई हैड कम बिफोर यू कॉल्ड मी, तुम्हारे जाने से पहले मैंने उसे बुला लिया था। आई हैड कॉल्ड हिम बिफोर यू लेफ्ट, ठीक है ना, तुम्हारे पूछने से पहले मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, तो मैंने बता दिया था, ये पहला काम हुआ। फिर बाद में तुमने पूछा, तो आई हैड टोल्ड एवरीथिंग बिफोर यू आस्क्ड मी। तो बेटा ये वाला याद रखना, ये एग्जाम में आता ज़्यादातर। हाँ, वो इधर आपको प्रेजेंट लिख के दे देंगे, इधर प्रेजेंट परफेक्ट लिख के दे देंगे, तो आपको यही फॉलो करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलचाल में आप कुछ भी बोल के चले जाओ, इट डजंट मैटर, ठीक है भैया, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। अब देखो प्रेपोजिशन के तौर पे किस तरीके से होगा, इसका एग्जाम्पल, सी हैज़ गॉन बिफोर यू केम। अगर ऐसा सेंटेंस आया तो आपको करना क्या है, इसको काटना है, यहाँ पर क्या लगाना है, हेड लगाना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख के दे सकता है, सिंपल पास्ट भी लिख के दे सकता है वो। तो आपको पता है बिफोर से पहला वाला सेंटेंस कहाँ जाएगा भैया, हेलो आई एम टॉकिंग टू यू, सिंपल पास्ट परफेक्ट में जाएगा। दूसरा कहाँ जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग प्रेपोजिशन के तौर पे किस तरीके से यूज होता है। देखो प्रेपोजिशन के तौर पे, राम इज स्टैंडिंग बिफोर मी, राम मेरे सामने खड़ा है। देखो प्रोनाउन से पहले आया, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है, राम मेरे सामने खड़ा हुआ है। सी इज बिफोर, ये द कहाँ से आ गया भैया इसमें, सी इज़ बिफोर यू, वह तुम्हारे सामने है। अब देखो किसी के सामने है, मतलब ये पोजीशन दिखा रहे हो आप। सी वॉशेस हर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले वो क्या करते हैं, अपने हाथ धोती हैं। तो ये ईटिंग क्या है बेटा, ये नाउन ही तो है आईएनजी फॉर्म में। तो ये प्रेपोजिशन के तौर पे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आसान है, लेकिन कंजंक्शन के तौर पे याद रखना, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ेगा। आगे देख लेते हैं, अंटिल और टिल। अंटिल और टिल का यूज़ किस तरीके से करते हैं, देखो अंटिल और टिल दोनों का यूज़ प्रेपोजिशन के तौर पे भी होता है, और जब प्रेपोजिशन के तौर पे होता है तो इसका मतलब दोनों का होता है तक। जब अंटिल और टिल का यूज़ प्रेपोजिशन के तौर पे होता है तो इसका मतलब होता है तक, जैसे 9 बजे तक टिल 9 o'clock, 10 बजे तक टिल 10 o'clock, टिल या अंटिल 10 o'clock, टिल 10 o'clock, अंटिल 10 o'clock, या बाय 10 o'clock, ठीक है ना, या अप टू 10 o'clock। ये चार शब्द होते हैं जो टाइम के लिए हम लोग लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जरूरी नहीं कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, ठीक है ना, अंटिल 2 days, 2 दिन तक, है ना, तो ऐसा यूज़ होता है। तो याद रखना प्रेपोजिशन के तौर पे तक, और कंजंक्शन के तौर पे क्या हो जाएगा, जब तक नहीं या जब तक, ये दोनों ही दिखाते हैं बेटा। टाइम में क्या दिखाते हैं, कंडीशन, टाइम के अंदर कंडीशन दिखाते हैं, एक समय सीमा रहेगी, और तब तक, जब तक तुम नहीं आओगे मैं कहीं नहीं जाऊँगा, जब तक तुम नहीं आओगे मैं कहीं नहीं जाऊँगा, जब तक तुम आओगे मैं इंतजार करूँगा। तो ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, मतलब अंटिल क्या होता है, नेगेटिव होता है, और टिल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी में तो अन लगाया है, इसी के ही तो बना है ये अंटिल, जब तक नहीं, ठीक है ना। अब देखो तो यूज़ कैसे करते हैं, मैंने इसमें कुछ गलत भी सेंटेंस लिखे, आप देखो इधर, अंटिल ही कम्स। याद रखना अंटिल और टिल के बाद में इंडेफिनिट टेंस में, पहले टेंस में, इस पार्ट में कभी भी विल नहीं आएगा, और एग्जाम में यही पूछा जाता है, अंटिल ही विल कम, जब तक वह नहीं आएगा, गलत, अंटिल ही कम्स। अंटिल यू विल गो, गलत, अंटिल यू गो। इस तरीके से यूज़ करोगे आप, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा, हेलो आई एम टॉकिंग टू यू। तो अंटिल ही कम्स, जब तक वह नहीं आएगा, आई वॉन्ट गो एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसको कॉन्ट्रास्ट मत लिखा करो, पूरा पूरा लिखा करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो तो मैंने ऐसा बना लिया समझाने के लिए, राइट। अंटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे, आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। तो ये तो नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव बनेगा। शी विल सपोर्ट यू अंटिल यू टेल हर एवरीथिंग, ठीक है ना, अंटिल शी विल सपोर्ट यू। अब देखो ये सेंटेंस क्या सही है, वह तुम्हारी मदद करेगी जब तक तुम उसे सब कुछ नहीं बताओगे, बदतमीज हो जाएगी। शी विल नॉट सपोर्ट यू अंटिल यू टेल हर एवरीथिंग, जब तक तुम उसे सब कुछ नहीं बताओगे वो आपकी मदद नहीं करेगी। आई विल स्टे हियर, मैं यहाँ रुकूंगा, टिल यू कम, मैं यहाँ रुकूंगा जब तक तुम आओगे, सही है आपका। आई विल स्टे हियर, मैं यहाँ रुकूंगा जब तक तुम आओगे, पॉजिटिव है, तो दोनों ही सेंटेंस का है, पॉजिटिव बनेंगे। शी विल वेट टिल यू रिटर्न,
वो इंतजार करेगी जब तक तुम लौटोगे, ठीक है ना। तो वो कब तक इंतजार करेगी, जब तक तुम वहां से वापस नहीं आ जाते। तो एक टाइम में कंडीशन है, टाइम के अंदर कंडीशन है कि मैं यहाँ खड़ा रहूंगा भैया जब तक तू वापस नहीं आएगा। अब तू 1 घंटे में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है। अब तो डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर, है ना। और बाकी आपको तो रिटर्न में यही ध्यान रखना है कि भाई टिल हो या अनटिल हो, ये दोनों टाइम को अंदर कंडीशन दिखाते हैं। तो टिल में दोनों सेंटेंस पॉजिटिव रहेंगे, अनटिल में दोनों ही सेंटेंस क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। योर फ्रेंड विल कुक फूड टिल यू कम, है ना। तुम्हारा दोस्त खाना पकाएगा जब तुम आओगे, या जब तक तुम आओगे, या जब तुम आओगे तुम्हारा दोस्त खाना पकाएगा, या जब तक तुम आओगे तुम्हारा दोस्त खाना पका लेगा। योर फ्रेंड विल कुक फूड टिल यू कम। अब देखो इन दोनों का यूज़ याद रखना है, एक महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है। इनके साथ क्या नहीं आता भैया, विल और शैल का यूज़ नहीं करना है ना। और ये अगर लिखा हुआ दिख जाए तो काट देना। सर कैसे, एक एग्जाम्पल तो बताओ। मैंने कहा दिख रहा है यहाँ पर, हाँ, until you will help him, कॉमा और आगे की कहानी। तो आपको इसको काटना है भैया, यही गलती आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। चलो प्रेपोजिशन तो आसान है, तक के लिए यूज करते हैं, दोनों का मतलब तक होता है भैया। टिल और अनटिल का यूज प्रेपोजिशन के तौर पे तक होता है। ही विल स्टडी टिल 9 o'clock, वह 9 बजे तक पढ़ेगा। मैं 10 बजे तक आऊँगा, आई विल कम टिल 10 o'clock, ठीक है ना। ही विल फिनिश हिज वर्क अंटिल 10 o'clock, वो 10 बजे तक अपना काम खत्म करेगा, वह मंडे तक खत्म करेगा। ड्यूरेशन भी हो सकती है, ही विल फिनिश हिज वर्क अंटिल मंडे। अब यहाँ पर विल शेल जो लगाना वो लगा सकते हो, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, राइट। राम मंगलवार तक तुम्हें पैसे लौटाएगा। राम विल रिटर्न योर मनी, या राम विल रिटर्न यू मनी अंटिल ट्यूसडे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भैया वेनेवर, ये भी दिखाता भैया टाइम को दिखाता है, ठीक है ना। ये टाइम को दिखाता है और ये भी कंडीशन को ही दिखाता है, एक प्रकार से याद रखना। वेनेवर का बाद में भी क्या नहीं आता भैया, विल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब कभी भी तुम आओगे मैं तुम्हें गले से लगाऊंगा। अभी तुम आए क्या, कंडीशन है, कंडीशन है। तो देखो आई विल एम्ब्रेस हिम, मैं उसे गले से लगाऊंगा। व्हेनेवर आई मीट हिम, जब कभी मैं उससे मिलूंगा। इतने का मीनिंग जाएगा गागेगी से, क्योंकि कंडीशन है, अभी आप उससे मिले नहीं हो, ये तो कंडीशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आई विल एम्ब्रेस हिम, टाइम में कंडीशन बता रहा हूँ, व्हेनेवर आई मीट हिम, ठीक है। मैं उसे गले से लगा लूंगा जब कभी मैं उससे मिलूंगा। जब कभी भी, अभी मिला हूँ क्या, नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसा हो जाएगा। Whenever you go there, जब कभी भी तुम वहाँ जाओगे, he will help you, वो आपकी मदद करेगा। तो जब कभी भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशन कि भाई जब कभी भी तू जाएगा ना वो तेरी मदद करेगा। अभी तो गया क्या, नहीं गया, अभी वो गया क्या, नहीं गया, अभी वो गया क्या, नहीं गया, मैं तो कंडीशन बता रहा हूँ। तो याद रखना whenever के बाद में will shall को ड्रॉप कर देना अगर आए तो। Whenever she will call me, I will talk to her, जब भी कभी वो मुझे कॉल करेगी। Whenever she calls me, जब भी कभी वो मुझे कॉल करेगी, I will talk to her, मैं उससे बात करूँगा, ठीक है। Whenever you go there, whenever you go there, I will call you, जब कभी तुम वहाँ जाओगे मैं आपकी मदद करूँगा। Whenever you come here, I will teach you, जब कभी तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। Whenever you help me, I will help you, जब कभी आप मेरी मदद करोगे मैं आपकी मदद करूँगा। Whenever you tell me the truth, I will definitely support you, जब कभी आप मुझे सच बताओगे मैं आपका सपोर्ट करूँगा। Whenever you make a video, जब कभी भी आप वीडियो बनाओगे ना, I will watch your video, मैं देखूँगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से whenever का यूज़ हम लोग करते हैं। अगला है भैया आपका while, जबकि, जब या करते करते। देखो इसके मीनिंग 3 है, जबकि भी होता है, जब भी होता है, करते करते। जबकि और जब के रूप में हम लोग कंजंक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं। किसके तौर पे यूज़ करते हैं भैया, कंजंक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं। एक प्रकार से कंजंक्शन के तौर पे ही ये तीनों, एक, हाँ, कंजंक्शन के तौर पे ये दोनों यूज़ हो जाएंगे और ये प्रेपोजिशन के तौर पे चला जाएगा भैया। समझ में आई मेरी बात। यहाँ पर जबकि या जब व्हेन का काम भी कर लेता है व्हाइल। कैसे, देखो वो करते करते के रूप में क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन, ये कंजंक्शन है, उधर प्रेपोजिशन। कैसे, आई वॉज कुकिंग फूड। याद रखना जबकि के तौर पे, जब भी आप व्हाइल का यूज जबकि के तौर पे करो तो पता है ये कैसे सेंटेंस में आएगा, 2 कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में आएगा।
ठीक है ना। दो पैरेलल जो एक्शन चलेगा, पैरेलल का मतलब साथ साथ जो दो एक्शन चल रहे हैं उनको दिखाने के लिए कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा जबकि के तौर पे। जैसे मैंने कहा आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा था, जबकि वह टीवी देख रहा था। तो देखो एक एक्शन ये चल रहा है, दूसरा एक्शन ये चल रहा है, दोनों एक्शन पैरेलल चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। ऐसे दो एक्शन एक साथ चलते हैं, उनको दिखाने के लिए वाइल का मीनिंग होता है जबकि, ठीक है ना। सी वॉज लाफिंग, वह हंस रही थी, वाइल आई वॉज क्राइंग, है ना। सी वॉज लाफिंग वाइल आई वॉज क्राइंग, वह हंस रही थी जबकि मैं रो रहा था, ठीक है ना। उसी प्रकार दे वर ड्राइविंग अ कार वाइल आई वॉज लिसनिंग सॉन्ग, वे कार चला रहे थे जबकि मैं गाने सुन रहा था, या फिर मैं मोबाइल चला रहा था। दे वर ड्राइविंग अ कार वाइल आई वॉज ऑपरेटिंग मोबाइल, मैं वीडियो बना रहा था जबकि वे सो रहे थे, ठीक है ना। आई वॉज मेकिंग वीडियो वाइल दे वर स्लीपिंग, मैं यहाँ आ रहा था जबकि वो जा रहे थे। आई वॉज कमिंग वाइल दे वर गोइंग, ठीक है ना। वे गाना गा रहे थे, मैं पानी पी रहा था। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर वाइल दे वर सिंगिंग सॉन्ग, वे खाना पका रहे थे जबकि मैं खाना खा रहा था। आई वॉज ईटिंग फूड वाइल दे वर कुकिंग फूड। तो दो एक्शन जब एक साथ चलते हैं ना तो जबकि का मीनिंग देता है पैरेलल एक्शन के लिए, याद रखना। तो इसमें आपको ऐसा भी सेंटेंस दे सकते हो एग्जाम में, इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज ऐसी हो सकती है, दे वेंट टू होम, वे घर चले गए, वाइल आई वॉज कमिंग होम। अब आपको पता है यहाँ पर आप मीनिंग दे रहे हो जबकि की, तो पहला सेंटेंस आपने कहाँ बना दिया, पास्ट में बना दिया। इसको तोड़ो, आपको बनाना पड़ेगा वर, तो दे वर गोइंग टू होम वाइल आई वॉज कमिंग होम, वे घर जा रहे थे जबकि मैं घर आ रहा था। तो जब बेटा दो कॉन्टिन्यूस टेंस में होना तो वाइल का यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट वास्ट का नहीं करते। ज़बरदस्ती इधर कुछ भी हिंदी विंदी से लगाने की कोशिश मत करना, याद रखना। जब भी दो पैरेलल एक्शन होंगे तो हम वाइल का यूज़ करेंगे दो कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में। चलिए आगे बढ़े। हेलो, थक गए क्या? अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मैंने शुरू किया है। अब देखते थे वाइल करते करते, जब भी वाइल का यूज़ करते करते के रूप में यूज़ करोगे ना प्रपोजिशन होगी, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो बेटा ये पूरा दोनों मिलके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है प्रपोजिशन का। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, वाइल ईटिंग फूड, खाना खाते खाते मैं वहाँ गया, या वाइल ईटिंग फूड आई वेंट देयर। इस पार्ट को आप एक नंबर पे भी रख सकते हो, इसको पीछे भी कर सकते हो, इसको 2 नंबर पे कर दो, ठीक है ना। दौड़ते दौड़ते मैं जंगल में पहुंचा, आई रीच्ड इनटू द फॉरेस्ट वाइल रनिंग, या वाइल रनिंग आई रीच्ड इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है ना। वीडियो बनाते बनाते मैंने कॉमेडी की, आई डिड कॉमेडी वाइल मेकिंग वीडियो, ठीक है ना। पढ़ाते पढ़ाते मैं हंसने लगा। आई स्टार्टेड लाफिंग वाइल टीचिंग, आई स्टार्टेड लाफिंग वाइल टीचिंग। भैया किसी को लग रहा है कि यहाँ पर ये आईएनजी वर्ब है, आईएनजी वर्ब नहीं है बेटा। अगर इसको मैं तोड़ के देखूँ ना तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। लेकिन हम इसको तोड़ के ना देखते हैं, वाइल के दोनों क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वाइल यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या करते करते। वाइल रनिंग दौड़ते दौड़ते, ये नाउन है, और नाउन किसका ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का होता है, प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। वाइल रनिंग दौड़ते दौड़ते, आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा। चलो 1 सेकंड आया। हो गया सर, क्या भी हुआ? बस 2 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग दूसरे इसके फ्रैक्शन की बात करते हैं। दूसरा फ्रैक्शन क्या है, रीज़न और कॉज। देखो कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं हमारे पास जो रीज़न और कॉज को दिखाते हैं, कॉज नहीं, कॉज कारण, रीज़न, कॉज को दिखाने वाले कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। देखो एक होता है बिकॉज, ये बहुत यूज़ में आता है। बिकॉज क्योंकि, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मैं ये था, मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं लेट था, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मैं वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि मेरे बहुत टाइम नहीं था। ये आप रीज़न बता रहे हो, आप कोई काम नहीं कर पाए, उसके वजह, उसके पीछे रीज़न ये था। तो जब रीज़न बता दो तो कुछ कंजंक्शन होता है जो रीज़न बता दो, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है सिंस, चूँकि, एज भी होता है, क्योंकि, चूँकि, इस कारण, दैट्स वाई, इसीलिए नहीं कर पाया मैं, दैट्स द रीज़न, इसी कारण नहीं कर पाया मैं, हैंस, इसीलिए, क्योंकि, इसलिए, इसीलिए। तो ये सब क्या बताते हैं भैया, रीज़न को दिखाते, कॉज को दिखाते, कारण को दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही डिड नॉट कम ऑन टाइम, वो समय पे नहीं आया, बिकॉज देयर वॉज नो एनी बस,
देयर वॉज नो बस, क्योंकि कोई बस नहीं थी, देयर वॉज नो बस, वहाँ पर कोई बस नहीं थी। आई विल हेल्प यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, मैं आपकी मदद करूँगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। आई विल हेल्प यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, ठीक है ना। यू आर माई फ्रेंड दैट्स वाई आई विल हेल्प यू, ऐसा बना सकते हो, दैट्स वाई का यूज़ कर लो। आई विल हेल्प यू, ठीक है, आई विल हेल्प यू, या फिर यू आर माई फ्रेंड दैट्स वाई आई विल हेल्प यू। आई विल, या फिर मैं बोलूँगा मैंने वीडियो बनाए क्योंकि मेरे पास समय था। आई मेड ए वीडियो बिकॉज आई हैड ए टाइम, मैंने कोई काम किया उसका कारण क्या था, क्योंकि मेरे पास समय था, ठीक है ना। मैंने तुम्हें कॉल किया क्योंकि मैं फ्री था। आई कॉल्ड यू बिकॉज आई वॉज फ्री, या आई वॉज फ्री, पीछे वाले सेंटेंस को आगे रख दो, आई वॉज फ्री दैट्स वाई आई कॉल्ड यू, दैट्स वाई आई कॉल्ड यू। आई वॉज फ्री दैट्स द रीज़न आई कॉल्ड यू, आई वॉज फ्री सो आई कॉल्ड यू। तो देखो ये कंजंक्शन आपके वो ऑप्शनेबल है, जो भी आप यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। हैंस तो ज़्यादा यूज़ हम करते नहीं, लिखित में ज़्यादा आपको मिल जाएगा, पोएम फ्रिक्शन में कई जगह मिल जाएगा। बाकी सिंस चलता है, एस चलता है, क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं बीमार था, सिंस आई वॉज अनवेल आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल, आई डिड नॉट कम, या आई वॉज अनवेल दैट्स वाई, आई वॉज अनवेल दैट्स वाई आई डिड नॉट कम, आई वॉज अनवेल दैट्स द रीज़न आई डिड नॉट कम। तो मैंने सबके सेंटेंस नहीं बनाए, समझने की कोशिश करो। देखो सबके सेंटेंस मैंने यहाँ पर नहीं बनाए हैं, हाँ नीचे लिखा हुआ है यार, कुछ सेंटेंसेस लिखा है। तो आपके पास ऑप्शनेबल है भैया, रीज़न या कॉज बताने वाले। बिकॉज तो हो गया आपका। देखो अब है आपका नीचे, देखो सिंस ही वॉज अनवेल ही डिड नॉट कम, चूंकि वो बीमार था वह नहीं आया। अब इसकी जगह आप एज का प्रयोग भी कर सकते हो, एज ही वॉज अनवेल ही डिड नॉट कम। अगर मैं इस यहाँ पर बीच में आप क्या लगा दो, दैट्स द रीज़न और दैट्स वाई लगा दो, दैट्स वाई दैट्स रीज़न। ही वॉज अनवेल दैट्स वाई ही डिड नॉट कम, ही वॉज अनवेल दैट्स द रीज़न ही डिड नॉट कम, ही वॉज अनवेल हैंस ही डिड नॉट कम। इस तरीके से तो आपके ऑप्शन में है ये सारे कंजंक्शन, कारण या रीज़न बताने के लिए। अभी हम लोगों ने बिकॉज पढ़ा होगा, आपने जस्ट पीछे हम लोगों ने बिकॉज पढ़ा था। बिकॉज की जगह इनका यूज़ भी कर सकते हो, सिंस, दैट्स वाई, दैट्स द रीज़न, इनका प्रयोग भी किया जा सकता है, राइट। और कुछ शब्द और होते हैं जो एक प्रकार से रीज़न को मार्क करते हैं, राइट। आपके एफर्ट्स बताते हैं, आपका एफर्ट्स बताते हैं, राइट। कोई चीज़ आप करना चाहते हो, किस वजह से करना चाहते हो, और रीज़न को मार्क ये सारे कंजंक्शन भी करते हैं। इन ऑर्डर डैट ये भी करता है, सो दैट को हटा दो अभी। कुल मिला के ये भी एक प्रकार से रीज़न को ही दिखाता है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो ताकि क्या हो सके, ठीक है। इन ऑर्डर डैट इसका मतलब इसलिए भी होता है, ताकि भी होता है, राइट। सो का मतलब इसलिए, उसके बाद में देयरफॉर का मतलब होता है अतः या इसलिए, और दस होता है इस प्रकार या इस तरह, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार से बिकॉज जैसा ही काम करते हैं, रीज़न को मार्क करते हैं। जैसे मैंने कहा आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कैन गेट सक्सेस, मैं कठोर मेहनत करूँगा ताकि मैं सफलता प्राप्त कर सकूँ, ठीक है ना। तो मेरा कठोर मेहनत करने का रीज़न क्या है, क्योंकि मैं सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, राइट। आई विल लर्न इंग्लिश सो दैट आई कैन गो टू अब्रॉड, मैं अंग्रेजी सीखूंगा ताकि मैं विदेश जा सकता हूँ या जा सकूँ, राइट। तो आपका इंग्लिश सीखने का रीज़न क्या है, क्योंकि आप विदेश जाना चाहते हो। आई विल हेल्प यू सो दैट यू कुड ऑल्सो हेल्प मी, मैं आपकी मदद करूँगा ताकि आप भी मेरी मदद कर सको। तो मेरा आपका मदद करने का रीज़न क्या है, ताकि आप भी मेरी मदद कर सको। इन ऑर्डर डेट ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर डेट ही कैन गेट सक्सेस, वो कठोर परिश्रम करता है ताकि वो सफलता प्राप्त कर सके। ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर मेहनत की, सो दैट ही कुड गेट अ गुड जॉब, ताकि वो अच्छी जॉब प्राप्त कर सके। तो उसका मेहनत करने का मेन रीज़न क्या है, ताकि वो एक अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहता है, राइट। आई कॉल्ड यू, सॉरी आई डिड नॉट कम ऑन टाइम सो आई वॉज बिजी, ये सो का यूज़ तो हम लोग बहुत कम करते हैं, बाकी इसका यूज़ भी हम लोग इसलिए रीज़न के तौर पर कर सकते हो। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बिजी था। देयरफॉर ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही कैन गेट सक्सेस, उसने कठोर परिश्रम किया ताकि वो सफलता प्राप्त कर सके, राइट। आई वॉज बिजी देयरफॉर आई डिड नॉट कम, मैं बिजी था इसलिए मैं नहीं आया, मैं बिजी था इसलिए मैं नहीं आया। मैं ना आने का कारण क्या था, क्योंकि मैं बिजी था। आई डिड नॉट कम देयरफॉर आई वॉज बिजी। 10 इस प्रकार। तो ये कुछ कंजंक्शन होते हैं जो रीज़न को मार्क करते हैं। अब हम लोग मेन कंजंक्शन पे जाते हैं और इनसे कुछ रिलेटेड एक्सरसाइज भी हैं, ये आप देख सकते हो। आई एम स्टडिंग हार्ड सो दैट आई कैन गेट गुड ग्रेड्स, ठीक है ना। कठोर परिश्रम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कारण क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, अच्छे ग्रेड्स प्राप्त करना चाहता हूँ। ही वर्कड ओवर टाइम, वो ओवर टाइम काम उसने किया
मेन रीज़न क्या था ओवर टाइम करने का, ताकि वो काम को ख़त्म कर सके, ठीक है ना। आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला लेके आऊँगा सो दैट आई डोंट गेट वेट इन द रेन। ये आई विल ब्रिंग अम्ब्रेला देयर फॉर आई डोंट गेट वेट इन द रेन, आई विल ब्रिंग अम्ब्रेला सो आई डोंट गेट वेट इन द रेन। इनकी जगह आप वो कंजंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हो, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, आई एम सेविंग मनी सो दैट आई कैन बाय न्यू कार, मैं पैसे बचा रहा हूँ। रीज़न क्या है पैसे बचाने का, कारण क्या है, क्योंकि मैं कार खरीदना चाहता हूँ या मैं कार खरीद सकता हूँ, राइट। सी इज स्टडिंग इंग्लिश सो दैट सी कैन ट्रेवल अब्रॉड, वो अब क्या सीख रही है, अंग्रेजी सीख रही है, अंग्रेजी में पढ़ाई कर रही है ताकि वो अब्रॉड क्या कर सके, ट्रेवल कर सके। तो यहाँ पर सो दैट क्या दिखा रहा है, एक प्रकार से आपका रीजन मार्क कर रहा है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, ठीक है ना, इनको ज़रा ध्यान से समझना भैया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से समझना। हम बात कर रहे हैं कंडीशन बेस्ड कंजंक्शन। कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो कंडीशन को दिखाते हैं, राइट। ये बार बार रिपीट होंगी ये चीज़ें, हाँ। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले भी कुछ इनमें से आपको मैंने वहाँ पर टाइम के तौर पे समझाने की कोशिश की थी। टाइम में वो कंडीशन दिखा रहे थे, तो यहाँ पर भी कुछ कंजंक्शन आपकी दोबारा रिपीट हो जाएंगे। बाकी आपको इसको समझना है कि भाई एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज आती है तो किस तरीके से करना है। सबसे पहले इफ़ का मतलब अगर होता है, यदि नहीं यदि होता है, इन केस अगर ऐसा हो तो, इन केस ऐसी सिचुएशन में, अनलेस यदि नहीं, एज लॉन्ग एज जब तक, और प्रोवाइडेड डेट शर्त यह है कि वशर्तें, ऑन कंडीशन दैट उस कंडीशन में, राइट। तो ये सारे के सारे शब्द क्या दिखाते हैं, कंडीशन दिखाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसा है जैसे एज लॉन्ग एज जो टाइम में कंडीशन दिखाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं भैया। यहाँ पर देखो भैया, लुक एट हियर। इफ़ का मतलब होता है अगर या यदि। इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर या फिर यदि। ये भी क्या दिखाता है, कंडीशन को दिखाता है। बस फ़र्क ये है दोस्तों, इफ़ के बाद में कभी भी विल शैल का प्रयोग नहीं करना, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे, इफ़ यू विल कम हियर आई विल हेल्प यू, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर या यदि। ये क्या दिखाता है भैया, कंडीशन दिखाता है, कंडीशन, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, अगर तुम आओगे रिजल्ट क्या होगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। इफ़ से बनने वाले सेंटेंस में रिजल्ट तो क्लियर होता है कि ऐसा होगा, लेकिन कंडीशन होती है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर आपको विल का प्रयोग नहीं करना है, सिंपल बनाना है, इफ़ यू कम हियर आई विल हेल्प यू। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। शी विल मीट यू, वो आपसे मिलेगी, इफ़ यू विल गो देयर, अगर तुम वहाँ जाओगे। इफ़ के बाद में क्या नहीं आता भैया, विल नहीं आता, याद रखना है ये विशेष तौर पे। इफ़ राम गोज टू आगरा ही विल सी द ताज, ही विल सी द ताज। तो ये सेंटेंस तो सही है, देखो इफ़ के बाद में कोई विल शैल नहीं आया। अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू, अगर तुम वहाँ जाओगे तो वो आपसे मिलेगा, इफ़ यू गो देयर ही विल मीट यू, राइट। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी आपकी मदद करूँगा, इफ़ यू हेल्प मी आई विल ऑल्सो हेल्प यू, अगर वो यहाँ आएगी मैं उससे बात करूँगा, इफ़ सी कम्स हियर आई विल टॉक टू हर, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो पास हो जाओगे, इफ़ यू लिसन टू मी यू विल पास, राइट। अगर तुम वहाँ जाओगे तो वह तुम्हें धमकाएगा, इफ़ यू गो देयर ही विल थ्रेटेन यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। इफ़ का उल्टा क्या होता है, अनलेस। अगर आप इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हो तो डू डज रख के बना सकते हो, देख लेना कौन से सेंटेंस में है, कौन से टेंस में है, मॉडल्स में है, उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है। हालांकि ये जो 3 सेंटेंस रखे इसमें तो डू डज का प्रयोग होगा क्योंकि इंडेफिनिट टेंस में बने, और इफ से बनने वाले सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इफ से शुरुआत होने वाले सेंटेंस कहाँ रहेंगे भैया, इंडेफिनिट टेंस में रहेंगे ज़्यादातर। इफ़ यू डू नॉट कम हियर, अगर तुम यहाँ नहीं आओगे आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। इफ़ राम डज नॉट गो टू आगरा, अगर राम आगरा नहीं जाएगा ही विल नॉट सी द ताज। तो आप डूडस रख के भी इफ़ से नेगेटिव बना सकते हो। अगर आप डूडस नहीं रखना चाहते हो तो इफ़ की जगह क्या लगा दो, अनलेस। अनलेस का मतलब वही होता है इफ़ नॉट, यदि नहीं। अनलेस यू कम हियर, यदि तुम यहाँ नहीं आओगे आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। यदि तुम वहाँ नहीं जाओगे तो वो आपसे बात नहीं करेगा। अनलेस यू गो देयर ही विल नॉट टॉक टू यू, या ही विल नॉट टॉक टू यू अनलेस यू गो देयर। अनलेस और इफ को बीच में भी रख सकते हो आप, है ना, प्रॉपर तरीके से बोल सकते हो ना कि मैनर में जाएगा, हाँ भैया कंजंक्शन का यूज़ है, लेकिन ज़्यादातर शुरू में रख के ही बनाते हैं हम, बोलचाल में भी शुरू में रख के बोलते हैं। आप चाहो तो रिटर्न में आपको बीच में मिल जाएगा, आप चाहो तो बीच में भी रख सकते हो, राइट। कैसे, आई विल नॉट टॉक टू यू अनलेस यू कम हियर, मैं आपसे बात नहीं करूँगा जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे। ही विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू अपोलोजाइज हिम, वह आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप उससे माफ़ी नहीं मांगोगे। अनलेस यू डू नॉट गो देयर,
देखो इसमें क्या नहीं आता, इसमें डू नॉट नहीं आता भैया, क्योंकि ये खुद नॉट होता है, तो डू नॉट का प्रयोग नहीं करना है, विशेष तौर पे ध्यान रखना। अनलेस यू गो देयर, यदि तुम वहाँ नहीं जाओगे, he will not support you, they will not pay you unless you will not work hard, वे आपको पे नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे। अनलेस के बाद डू नॉट भी नहीं आता, विल नॉट भी नहीं आता और विल भी नहीं आता, क्योंकि अनलेस खुद अपने आप में नेगेटिव होता है और ये भी कंडीशन दिखाता है, तो इसके बाद भी विल शैल का प्रयोग नहीं होता है। कुछ और कंजंक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर या प्रोवाइडेड और ऑन द कंडीशन दैट, बस इस शर्त पे कि देखो यहाँ पर प्रोवाइडेड या बिना डेट के भी प्रोवाइड का यूज इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोवाइडेड डेट या फिर ऑन कंडीशन दैट, इसका मतलब होता है शर्त यह है कि या इस शर्त पर, ठीक है ना। तो ये भी कंडीशन को दिखाता है, मैं आपकी मदद करूंगा इस शर्त पे कि आप भी मेरी मदद करो। आई विल हेल्प यू ऑन दैट कंडीशन यू विल हेल्प मी, आई विल हेल्प यू ऑन दैट कंडीशन यू हेल्प मी, ऑन दैट कंडीशन यू विल नहीं यू हेल्प मी, ठीक है ना। वह यहाँ आएगा इस कंडीशन पे कि आप उसे बुलाओगे। ही विल कम हियर प्रोवाइडेड डेट यू कॉल हिम, मैं आऊँगा पर शर्त यह है कि तुम मुझे डांटोगे नहीं। आई विल कम प्रोवाइडेड डेट यू डोंट स्कोल्ड मी, इसके बाद भी विल शैल का प्रयोग मत करना। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड डेट यू हेल्प मी, मैं आपकी मदद करूंगा, शर्त यह है कि आप भी मेरी मदद करोगे, राइट। आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, प्रोवाइडेड डेट, शर्त यह है कि वह शर्तें या शर्त यह है कि यू डोंट स्कोल्ड मी, कि आप मुझे डांटोगे नहीं। आप चाहो तो प्रोवाइडेड डेट की जगह ऑन द कंडीशन दैट भी लगा सकते हो, राइट। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया, बहुत इजी है प्रोवाइडेड डेट का यूज़ करना। अगला शब्द है आपका एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, ये भी दिखाता है कंडीशन, ये भी क्या दिखाता है कंडीशन। जब तक तुम आओगे मैं यहीं रुकूंगा, आई विल स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू कम हियर, एज लॉन्ग एज यू कम हियर आई विल स्टे हियर, जब तक तुम आओगे मैं यहीं रुकूंगा, जब तक तुम नाचोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे, एज लॉन्ग एज यू डांस यू विल बी अलाइव, तुम जीवित रहोगे, राइट, यू विल बी अलाइव। मैंने कहा एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ, नोबडी कैन टच यू, कोई आपको छू नहीं सकता, जब तक मैं यहाँ हूँ। कब तक, एक टाइम बाउंडेशन नहीं नज़र आ रही कि कोई बंदा बोल रहा है कि जब तक तुम यहाँ हो, ये कंडीशन है लेकिन एक प्रकार से टाइम में, वो 2 घंटे भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकता है, एक प्रकार से अंटिल जैसा। अंटिल तो नेगेटिव होता है और ये थोड़ा सा पॉजिटिव चला जाता है। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ, नोबडी कैन टच यू। एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू नोबडी कैन हार्म यू, जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, राइट। एज लॉन्ग एज यू सेंड मी मनी, जब तक तुम मुझे पैसा भेजोगे, आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं आपकी सुरक्षा करूँगा या रक्षा करूँगा, राइट। एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द पीपल, जब तक गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करेगी, दे विल वोट इट, दे विल वोट द गवर्नमेंट, वे लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को वोट करेंगे। जब तक गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करेगी, स्वाभाविक सी बात है, लोग गवर्नमेंट को वोट करेंगे। एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द कंट्री, पीपल डेफिनेटली विल सपोर्ट गवर्नमेंट, लोग क्या करेंगे, निश्चित ही क्या करेंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे। तो जब तक, अगले कुछ कंजंक्शन है दोस्तों जो मैनर को दिखाते हैं, मैनर देख लेते हैं। अब मैनर मतलब तरीका, किस तरीके से कोई काम होता है। अब यहाँ पर आपके होते हैं एज इफ, एज दो, या एज, या फिर जस्ट एज, इन सब का मतलब एक ही होता है एक प्रकार से, कोई काम किस तरीके से होता है। मानो जैसे कि, क्या होता है, जैसे कि या मानो जैसे कि, इसका मतलब मानो जैसे कि भी हो जाएगा, मानो जैसे कि, ठीक है ना। हो गया हिंदी। अब चलो हो गई हिंदी। अब इधर जरा बात कर लेते हैं जरा कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज लिखी हुई एज इफ। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, मानो जैसे कि, वह तो ऐसा चलता है मानो जैसे कि घोड़ा हो। ही वॉक्स एज इफ ही इज अ हॉर्स, तुम तो ऐसा बोलते हो जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री हो। यू स्पीक एज इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखना, पहले सेंटेंस देख लेते हैं फिर बताता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ही वॉकड एज इफ ही ऑन द प्लेस, उसने ऐसा काम किया जैसा उसका खुद का क्या हो भैया, ये थोड़ा प्रेजेंट में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ही वॉक्स, सॉरी वर्कड नहीं है, वॉक्स, ही वॉक्स, वह चलता है, एज इफ मानो जैसे कि, ही ऑन्स द प्लेस, जैसे कि उसका खुद का
जगह हो, वो तो ऐसा चलता है मानो कि खुद की जगह हो। तो यहाँ पर ये एज इफ क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मैनर को, किस तरीके से वो काम करता है बंदा, राइट, उसको दिखाता है। सी सिंग्स, वह गाती है, एज इफ मानो जैसे कि है, जैसे कि सी इज अ प्रोफेशनल, कि वो क्या है, एक प्रोफेशनल है। द चाइल्ड बिहेव्स एज इफ ही इज द बॉस, चाइल्ड तो ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि वो बॉस हो भैया, ठीक है ना। ही स्पोक एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, वो तो ऐसा बोला जैसे कि वो सब कुछ जानता है, जैसे कि वो सब कुछ जानता है। कैसा बोला, जैसे कि सब कुछ जानता है। सी लुक्स एज इफ सी लॉस्ट, वो तो ऐसी देखती है जैसे कि वो कहीं खो गई है, वो तो ऐसी देखती है जैसे कि वो कहीं खो गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये तो कुछ सेंटेंसेस हो गए और कुछ है क्या सेंटेंस नहीं। देखो यहाँ पर एक आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है एक चीज़ का, और वो चीज़ ये है मेरा भाई कि एग्ज़ाम में ये जो एज इफ होता ना बोलचाल में, तो आप सेकंड सेंटेंस में क्या लगा सकते हो, ऐसे देखो मैंने कहा वह तो ऐसा चलता है जैसे घोड़ा हो। ही वॉक्स एज इफ, चाहो तो यहाँ पर एज दो भी लगा सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है भैया। यहाँ पे क्या लगा सकते हो, एज इफ या एज दो का प्रयोग आप बिंदास कर सकते हो, एज दो, एज इफ या फिर एज दो, क्या रख सकते हो, एज इफ या एज दो, दोनों का प्रयोग कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ही इज अ हॉर्स, वह तो ऐसा चलता है जैसे कि घोड़ा हो। अब यहाँ पर जो इज आपने लगाया है ये बोलचाल में काम कर जाएगा, लेकिन रिटर्न में आपको इज का प्रयोग नहीं करना है। वह तो ऐसे चलता है जैसे कि घोड़ा हो, क्या वाकई वो घोड़ा है, नहीं है, आप सिर्फ कल्पना कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो कि वो ऐसा चलता है, मैनर तो दिखा रहे हो लेकिन उसमें भी क्या कर रहे हो, इमेजिनेशन, एक प्रकार से आप क्या कर रहे हो, उसको इमेजिन कर रहे हो कि वो इस तरीके से कोई काम को करता है, जैसे कि कुछ हो, किसी से कंपेयर कर रहे हो। तो कंपेयर कर रहे हो, एक्चुअल में वो है नहीं, तो आपको यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा वर का, कंडीशन नहीं। एक प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस में वर का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं भगवान होता तो लोगों की मदद करता, इफ आई वर गॉड आई वुड हेल्प द पुअर। तो उसी प्रकार यहाँ पर बोलचाल में इसका प्रयोग कर दो, लेकिन रिटर्न में वर लिखना भैया। कैसे, ही वॉक्स एज इफ ही वर अ हॉर्स, वो तो ऐसा चलता है मानो जैसे कि घोड़ा हो, ठीक है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है पॉइंट। अगला है एज जैसे, ये उल्टा है हाउ का, हाउ मतलब कैसे, तो उल्टा हो जाएगा जैसे। कैसा लिखता है, जैसे आप लिखते हो। कैसा बोलता है, जैसे आप बोलते हो, ठीक है ना। आई स्पीक एज यू स्पीक, कैसे चलते हो, जैसा आप चलते हो। आई वॉक एज यू वॉक, कैसे लिखते हो, जैसा वह लिखती है। आई राइट एज सी राइट्स। अब देख लेते हैं यहाँ पर, ही वर्क्स एज अ डॉक्टर। देखो इसका कई तरीके से यूज़ होता है, एक तो होगा किस तरीके से कोई काम होता है, और इसका एक और मतलब होता है की तौर पर, की तौर पर। तो ही वर्क्स एज अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर की तौर पे काम करता है। एक तो ये होगा कॉमन यूज़, एज अ डॉक्टर, डॉक्टर की तौर पे काम करता है, वह एक डॉक्टर के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर कोई ये कंजंक्शन नहीं है, प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ कर रहा है। ही वर्क्स एज अ डॉक्टर, डॉक्टर के तौर पे काम करता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में आ रहा है तो एक सेंटेंस होना चाहिए, कंजंक्शन दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ता है, ये तो यहीं पे खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एज आपकी प्रेपोजिशन भी होती है। सी सिंग्स एज ब्यूटीफुल एज लता मंगेशकर। अब ये डिग्री हो गई आपकी, पॉजिटिव डिग्री हो गई। जब दो लोगों के बीच में पॉजिटिव कंपैरिजन हो तो एज का इस्तेमाल करते हैं। अभी डिग्री का वीडियो खत्म हुआ, उसमें देखोगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सी सिंग्स, वह गाती है एज ब्यूटीफुली एज लता मंगेशकर, वो उतनी ही सुंदरता से गाती है जितनी सुंदरता से कौन गाती है, लता मंगेशकर गाती है। तो भैया एज के बीच में जब कोई एडजेक्टिव रखा है, ये आपका एडजेक्टिव नहीं, ये एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये एडवर्ब की डिग्री है। कौन सी डिग्री है ये, एडवर्ब की डिग्री है, राइट। ही रन्स एज फास्ट एज चीता, वो चीता की तरह तेज दौड़ता है, वो उतना ही तेज दौड़ता है जितना चीता दौड़ता है। तो एज से क्या कर रहे हो आप, पॉजिटिव कंपैरिजन कर रहे हो, किसके बारे में, इसके बारे में। और किसका कंपैरिजन है, दौड़ने का कंपैरिजन है, राइट। द सिटी लुक्स एज ब्यूटीफुल एज अ पेंटिंग, ये सिटी उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी की पेंटिंग। अब यहाँ पर याद रखना द सिटी लुक्स एज ब्यूटीफुल एज पेंटिंग, ये पेंटिंग उतनी क्या है, सुंदर है। ही राइट्स एज क्लियरली एज हिज टीचर, तो यहाँ पर दोस्तों ये मैंने एज का यूज़ किया है दोनों को साथ में, एज उतना जितना की, ये डिग्री के तौर पे यूज़ हो जाता है। ये है आपका कंजंक्शन ही है, लेकिन ये डिग्री के तौर पे यूज़ हम लोग करते हैं जब दो चीज़ के बीच में सामान कंपैरिजन करना हो तो एज का इस्तेमाल करते हैं। तुम उतने ही हैंडसम हो जितना कि मैं, यू आर एज हैंडसम एज आई एम, राइट। तो इस तरीके से एज का यूज़ करना है।
कंजंक्शन के तौर पे ऐसा कर सकते हो, मैंने किया जैसा आपने कहा, आई डिड, मैंने किया, एज यू सेड, ऐसा भी यूज़ हो जाता है। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज दो का यूज़ वैसे ही बताया मैंने, आप इसको लगा सकते हो एज इफ की जगह, दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे आप एज दो लगाओ एज इफ लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही टॉक्स एज दो ही इज़ एन एक्सपर्ट, वो तो ऐसी बात करता है जैसे कि एक्सपर्ट हो, राइट। सी एक्ट्स, बिहेव करती है एज इफ, एज दो सी इज अ क्वीन, वो तो ऐसा बिहेव करती है जैसे कोई महारानी हो। है क्या वो महारानी? यहाँ पर भैया इज लिखा हुआ है और आपको रिटर्न में किसके साथ जाना है? वर के साथ जाना है। तो सी एक्ट्स एज दो सी वर अ क्वीन। सर वर क्यों? क्योंकि बेटा आप कल्पना कर रहे हो ना, आप उसके बारे में ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि वो तो ऐसी बात करती है जैसी कोई महारानी। है क्या वो महारानी? अगर महारानी है तो इज सही है, और आप सिर्फ कल्पना कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा ऐसा है, तो आप वर्ड का प्रयोग करोगे जो इमेजिनेशन के लिए होता है। हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे इफ़ आई वर डॉक्टर आई वुड हेल्प यू, अगर मैं डॉक्टर होता तो मदद करता। क्या डॉक्टर हूँ? क्या नहीं हूँ ना। तो जब आप ऐसे सेंटेंस बनाते हो तो एज दो और एज इफ से भी सेंटेंस आते भी, एग्जाम में इससे भी एरर आती है, बस आपको सेकंड हिस्से में वर्ड का प्रयोग करना है। द टीम प्लेड एज दो देयर लाइव्स डिपेंडेंट ऑन इट। टीम तो ऐसी खेली जैसे कि उनकी पूरा जीवन उस पर डिपेंड हो, राइट। ही ड्राइव्स एज दो ही इज ऑन अ रेसिंग ट्रैक, वो तो ऐसी ड्राइव करता है जैसे कि वो रेसिंग ट्रैक पे हो भैया, ठीक है ना। सी डांसेस एज दो सी इज इन द ट्रांस, सी डांसेस एज दो सी इज इन द ट्रांस, वो तो ऐसी नाचती है जैसे कि कोई समाधि में हो, है ना। वो तो ऐसी नाचती है जैसे कोई समाधि में। इसका कुछ सेंस समझ नहीं आ रहा, ट्रांस समाधि कैसे हो सकता है? चलो इस सेंटेंस को ड्रॉप कर देते हैं, इसका सेंस समझ नहीं आ रहा है। चलिए, जस्ट एज, जैसे कि, जस्ट एज आई अराइव्ड द पार्टी स्टार्टेड, जैसे ही, इसका मतलब भी होता है जैसे ही, जैसे ही या अभी, है ना। जस्ट एज आई अराइव्ड, जैसे ही मैं आया, द पार्टी स्टार्टेड, पार्टी शुरू हो गई। या फिर ऐसा कर सकते हो, द पार्टी स्टार्टेड जस्ट एज आई अराइव्ड, जैसे ही मैं आया पार्टी क्या हो गई? शुरू हो गई, राइट। शी फिनिश्ड हर वर्क जस्ट एज द डेडलाइन अप्रोच, जैसे ही डेडलाइन खत्म होने वाली तो उसने क्या किया? अपने काम को खत्म कर दिया। तो जस्ट एज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ही कॉल्ड मी जस्ट एज आई वॉज लिविंग, उसने मुझे ऐसा बोला जैसे कि मैं निकल रहा था। द सन सेट्स जस्ट एज ब्यूटिफुल एज इट राइजेस, सूर्य उतनी ही खूबसूरती के साथ डूबता है जितनी खूबसूरती के साथ वो उदित होता है, या वैसे ही उदित होता है। जिस खूबसूरती के साथ डूबता है वैसे ही क्या होता है? वो उदित होता है। सी सिंग्स जस्ट एज स्वीटली एज वर्ड, वो उतने ही सुंदरता से गाती है जितनी सुंदरता से क्या गाते हैं भैया? वर्ड्स गाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ these are some exercises I try to make you inculcate. If you have any doubt regarding to this chapter, you can drop your valuable comments in the comment box. तब तक के लिए till then keep practicing, have fun. जय हिंद एवरी।